Okay, hello students. So today we will continue with chapter number 2, Principle of Management. So in the last lecture we have studied the meaning and nature of Principle of Management. Now let's start with importance of Principle of Management. Importance. Principle of Management provides a vision to managerial behavior and highly affects the management works. Managers are using it for achievement of goals. This principle directs the managers for decision making. Thus, principle of management play a key role for a unit. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का काम यही है कि वो मैनेजर्स को गाइड करे कि वो बिजनेस को कैसे चलाएं. ठीक है. सो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर एक यूनिट, कोई भी बिजनेस यूनिट हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अब इसके इम्पॉर्टेंस देखते हैं. इम्पॉर्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. नंबर 1 इज इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी. Principle of management is providing guidelines to managers to perform tasks in different situations, due to which improvement in functioning of a business unit and gain in managerial efficiency is also seen. So, principal management guideline provide करते हैं managers को. So, उससे क्या होता है, उनकी मैनेजरल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. बिजनेस को मैनेज करना, किस सिचुएशन में क्या करना है, वो अच्छे से वो कर पाते हैं मैनेजर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से. इसीलिए उनकी जो मैनेजरल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से. सेकेंड इज मैक्सिमम यूजेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज. Mostly availability of the human and physical resources are limited in a business unit. It is unavoidable to make its maximum usage. Your meaning of the word maximum is that to make usage of the resources through principle of management, whereas they can get maximum benefit with minimum costing. कोई भी बिजनेस यूनिट में स्किल्ड मैनेजर्स, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ और रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम होते हैं, हमेशा लिमिटेड होते हैं. राइट. बहुत सारे लोग तो मिल जाएंगे लेकिन स्किल्ड मिलेंगे नहीं. तो एक्सपीरियंस लाने के लिए, उनको बेटर वे में ट्रीट करने के लिए प्रिंसिपल्स जो है वो हमेशा काम आते हैं. सो इसीलिए ये जो है लोगों से कितना मैक्सिमम आपको काम करवाना चाहिए, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इफेक्टिव कैसे बनाना है, कॉस्ट कैसे मिनिमम करनी है, बेनिफिट प्रॉफिट जो है वो कैसे मैक्सिमम करना है, वो ये सारी गाइडलाइन जो है हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ले सकते हैं. थर्ड इज हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस. Decisions should be always based on fact, thoughtfulness, objectives, and justifiable. Moreover, decisions should be timely, reality-based, and effective. Management principles provide a key role for taking appropriate decisions. Using management principles, decision can be made appropriately, timely, without partiality, and unbiased. सो जब भी कोई डिसीजन लेना हो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि फैक्ट है, थॉटफुलनेस है, ऑब्जेक्टिव्स है, जस्टिफाइबल. तो उसके लिए गाइडलाइन जो है वो दैट आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. डिसीजन जो है वो इमीडिएट होने चाहिए. बहुत टाइम अगर हम ले रहे हैं कोई भी डिसीजन के लिए, तो या तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी डिसीजन लेते लेते, या तो मतलब कि वो काम ही नहीं आएगा हमारा जो डिसीजन है बाद में लेने का. तो इमीडिएट डिसीजन जो है वो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ले सकते हैं. मैनेजमेंट का यूज़ कर कर हम अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं, टाइमली मतलब कि तुरंत ले सकते हैं, विदाउट पार्शियलिटी और अनबायस्ड. और ये जो डिसीजंस है वो अनबायस्ड होंगे, मीन्स दैट आर इक्वल फॉर ऑल. फोर्थ इज टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. राइट. जैसे मैंने बताया, बिजनेस प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो फ्लैक्सिबल है, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने के लिए उन्हें रिजिड नहीं बल्कि फ्लैक्सिबल होना पड़ता है. नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन ऑर्डिनरी गाइड, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नेसेसरी टू मीट बिजनेस एनवायरनमेंट इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस. इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहें, ताकि वो जो है और भी ज़्यादा यूज़फुल हो सके कोई भी बिजनेस यूनिट के लिए.
Fifth is to fulfill social responsibility. Business is indivisible part of community. Profit is considered as the aim of the business, but it is not the only aim. Development and progress of society are also aims of business unit. By effective implementation of management principles, business unit can easily achieve aim of social responsibility. बिजनेस यूनिट जो है वो हमेशा ही प्रॉफिट के एम रखता हो ऐसा नहीं है. बिजनेस का एम जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, राइट. उनको लोगों को अच्छा खाना पहुंचाना, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनवाना, तो ये सब जो है वो बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उसको पूरा करने के लिए, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस सोसाइटी की करने के लिए बिजनेस यूनिट जो है मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करता है, तो वो प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अचीव कर पाएगा. 6th इज यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हर एक बिजनेस यूनिट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट, हर एक बिजनेस जो है उसे डेवलप करना होता है और डेवलपमेंट के लिए उनको रिसर्च और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती ही है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स. ओनली बाय यूजिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, टास्क ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल. तो प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, ट्रेनिंग लेके, थोड़ा एजुकेशन और सारी चीज़ों को साथ में मिलाकर डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकता है. जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेकन फॉर अपॉइंटमेंट्स इन वेरियस बिजनेस यूनिट. हम कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जो रिसर्च करके तैयार किया जाता है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड होता है, राइट. जिसकी वजह से हम अच्छे एम्प्लॉयज़ जो है उनको, मतलब अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होते हैं, दैट मीन्स दे आर गुड ह्यूमंस एंड वो हमारे बिजनेस यूनिट में काम करने के लायक हैं, राइट. इसीलिए जो है मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं अच्छे एम्प्लॉयज़ को चूज़ करने में. नाउ लेट्स सी द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स, ये थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट जो है वो कहाँ से आया? ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से आए हैं? वो एक्सपीरियंस से आए हैं. लोगों ने वो मतलब कि इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस में, उनको अच्छे रिजल्ट मिले, इसीलिए उन्होंने वो प्रिंसिपल्स बनाए ताकि दूसरे लोग भी उसको यूज़ करके अच्छे रिजल्ट पा सकें, राइट. तो ये जो थॉट आता है, ये प्रिंसिपल जो लोग हैं जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं, बनाए हैं, उनके पास ये थॉट कहाँ से आया, राइट, वो हम इसमें पढ़ेंगे. मैनेजमेंट थॉट्स आर द आउटकम ऑफ रिसर्चेस, स्टडीज एंड रिजल्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. एवरी थॉट रिप्रेजेंट्स इट्स यूनिक ऑब्जर्वेशन. Many management gurus have represented different principles by separate opinions. Hence, so many branches, sub-branches have been developed. It is called thoughts or approaches of management. तो अलग अलग गुरु जो है, मैनेजमेंट गुरु है, उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए, अलग अलग एक्सपीरियंस किए, अलग अलग प्रिंसिपल्स को यूज़ किया अपने बिजनेस में, और उनके जो रिजल्ट आए वो उन्होंने सबके साथ शेयर किया. तो उससे ये जो अलग अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी को एक जैसा एक्सपीरियंस तो ज़रूरी नहीं है, तो क्या इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो अलग अलग एक्सपीरियंस जो है उसको हम बोलते हैं सब ब्रांचेस या फिर अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट. Now let's see the thoughts of classical theory. The thoughts of management presented till the end of 19th century is known as the thoughts of classical theory. 19th century तक जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे उनको बोलते हैं thoughts of classical theory. Main promoters of thoughts of classical theory are Frederick Taylor, Max Weber, Gilbreth, Henry Gantt and Henry Fayol. ठीक है, तो ये जो थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी है उनमें ये सारे जो मैनेजमेंट गुरुज हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहा है. सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो टेलर का रहा है, फेडरिक टेलर का. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है फेडरिक टेलर ने दिया है, जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं हमारे बिजनेस यूनिट्स में.
Approach of scientific management favors scientific principles by time and motion study instead of traditional method. तो जो साइंटिफिक मेथड उन्होंने दिया था वो टाइम और मोशन स्टडी के बेस पर था, ना कि कोई ट्रेडिशनल मेथड के बेस पे. Main contribution of scientific principles lies into specialization in management, progressive wages system, responsibility and scientific distribution of task. तो ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ये मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन में है, राइट. जैसे कि अलग अलग उन्होंने वेजेस सिस्टम बनाए हैं, फिर टास्क को कैसे डिवाइड करना है लोगों में साइंटिफिकली, वो सारे प्रिंसिपल्स जो है वो फ्रेडरिक टेलर ने दिए हैं. Contribution of Henry Fayol in thought of classical theory is also significant. He significantly contributed to the thoughts of management by presenting general principle of management. He decided levels of different tasks in business unit and tried to decide limits of tasks. To perform managerial duty at different levels, he also provided universal principles of management as guidelines. So हेनरी फ्योल ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है क्लासिकल थियोरी में. उन्होंने बताया है, उन्होंने अलग अलग जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर एक बिजनेस यूनिट में वो यूज़फुल हो सकते हैं. फिर उन्होंने बताया है कि अलग अलग लेवल्स उन्होंने बताया है कि बिज़नेस में जो हम लेवल्स पढ़ चुके हैं वो भी बताया हेनरी फ्योल ने. उसके बाद मैं किसको क्या ड्यूटी फॉलो करनी है, किस लेवल पे कहाँ तक काम करना चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस जो है वो हेनरी फ्योल ने क्लासिकल थियोरी में बताई है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर इनटू द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी. मैक्स वेबर ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है. 19th सेंचुरी के एंड होते होते उन्होंने फॉर्मेट्स एंड साइज स्टार्टेड टू चेंज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से जो बिजनेस यूनिट्स थे वो बढ़ने लगे. पहले स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ इंडिया में आने लगी. तो उसकी वजह से जो है वो मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया. As a result, need for changes in it arise due to some limitations of thought of classical theory, like importance to financial motivation, less important to human approach and informal relations. सो क्लासिकल थियोरी में ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट दिया जाता था वो ह्यूमन अप्रोच और इनफॉर्मल रिलेशंस को दिया जाता था, राइट. लेकिन टाइम के साथ चेंज होते होते फाइनेंशियल मोटिवेशन जो है उसको बढ़ावा दिया गया. सो क्लासिकल थियोरी की लिमिटेशन थी कि उसने कभी फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं दिया था. सो अब नाउ लेट्स सी थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी. तो क्लासिकल थियोरी के जो भी लिमिटेशंस थे उसको निकालने के लिए जो नया अप्रोच बनाया गया उसको बोलते हैं थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी. 19th सेंचुरी ख़त्म होते ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हो गया, अलग अलग यूनिट्स जो है वो चेंज हो गए, एक नया काइंड ऑफ मैनेजमेंट हमको बनाना था. In the start of 20th century, Australian industrialist psychologist Elton Mayo's theory of Hawthorne gave a new birth to behavior-oriented thought. So Elton Mayo is called promoter of thought of neoclassical theory. उन्होंने ये 20th सेंचुरी में, ये एल्टन मायो ने 20th सेंचुरी में एक नए बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट को प्रेजेंट किया जिसको बोलते हैं थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी. Thought of neo-classical theory emphasizes upon behavior approach and group behavior for management. So ये जो उनकी थियोरी थी उसमें उन्होंने बताया कि एक सिंगल बिहेवियर क्या होता है और एक ग्रुप बिहेवियर मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस रखता है. Additions were made to the thoughts of neoclassical theory like informal organization, human behavior, human relations, inspiration, etc. are elements based on thoughts of classical theory. Elton Mayo, Herzberg, Raines, Likert, Chris, Argyris, McGeorge and Maslow are main contributors in these thoughts. तो जैसे हमने क्लासिकल थियोरी में देखा था अलग अलग गुरुज, मैनेजमेंट गुरुज ने अपने थॉट्स रखे थे, वैसे ही इसमें भी अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज जो है उन्होंने अपने थॉट्स प्रेजेंट किए हैं. In the branches of thoughts of neoclassical theory, human relations or human behavior thoughts, social mechanism thought and social arrangement thought are main.
इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन बिहेवियर्स, सोशल मैकेनिज्म, सोशल अरेंजमेंट को दिया गया है। ह्यूमन बिहेवियर थॉट इज एज बिलो। थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। Management is an art of getting work from others. As Professor Urvik said, you manage your man will manage rest of all. Likewise, employees or person is having an important place in unit. तो बिहेवियर इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है? सो ह्यूमंस को इम्पोर्टेंट देते हैं हमारे बिजनेस यूनिट में, एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है वो बिजनेस यूनिट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है। सिंस द मैनेजमेंट इज बीइंग डन बाय अ पर्सन, मैनेजमेंट स्टडी बिकम्स अ स्टडी ऑफ इंटीरियर ह्यूमन रिलेशंस। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक पर्सन ही कर सकता है, इसीलिए पर्सन को स्टडी करना, इंटर ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी करना मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस। Hence, behavior related thought emphasizes on job satisfaction and increasing efficiency of employee by using psychological observations. ठीक है, तो मैनेजमेंट टास्क का जो मेन पॉइंट है वो ये है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सके, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो इसके लिए उनको उनका साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि माइंड जो है उनको पढ़ना पड़ता था कि भाई वो किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं। अलग अलग तरीके अप्लाई किए गए कि कैसे एम्प्लॉय जो होता है वो मोटिवेट होता है। मोटिवेट होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। Concept like inter-human relation, motivation, leadership, information, communication process, disposal of industrial disputes are included in behavior-related thoughts. So, इन ये सारे जो thoughts हैं वो एक related thoughts है, ये behavior related thoughts हैं जिसमें human behavior जो होता है वो कैसे मोटिवेट होता है काम करने के लिए वो बताया गया है। सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, इट सीन्स दैट इकोनॉमिक पैरामीटर हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, मतलब कि हमें किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते। अलग हर एक के जो बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो एक ही जैसा रिएक्शन करते हैं जब उनको एक ही जैसी सिचुएशन में डाला जाता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं तो अगर हम उसकी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली मोटिवेट होगा और ज़्यादा काम करने के, और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। अच्छा काम करेगा तो वो सोचेगा कि मुझे और भी ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, राइट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा सोचेंगे, लेकिन कभी कभी एक एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए उसकी सैलरी इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उसको अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, उनके आजू बाजू के एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, ह्यूमन रिलेशंस उनके अच्छे नहीं हैं, तो वो जॉब छोड़ सकते हैं, राइट, भले ही उनको थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो हर एक पीपल की थॉट प्रोसेस जो है वो अलग होती है, लेकिन प्रिंसिपल्स जो है वो ज़्यादा लोगों पर क्या अफेक्शन होता है उसको देखकर बनाए जाते हैं। सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, इसीलिए इसके कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर नहीं है, जैसे कि कितना परसेंटेज, वो सब नहीं निकाल सकते। Some writers logically say the human relations cannot be maintained at the cost of productivity, which is the main limitation of this approach. लेकिन प्रोडक्टिविटी, मतलब कि हमारी जो कैपेसिटी है बिजनेस की, वो बढ़ाने के लिए हम ये जो ह्यूमन रिलेशंस है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे और प्रोडक्टिविटी पे कम ध्यान दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इस अप्रोच की लिमिटेशन है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ let's go to the thoughts of modern management. A change was occurred in the format of industry and business unit after 1960. तो 1960 के बाद फिर से एक चेंज आया इंडस्ट्री और बिजनेस यूनिट में, जिसकी वजह से एक स्पेशल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया।
जिस as management is not confining to only business unit, special professional class of managers were emerged. तो ये जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में काम आता है ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो इस वजह से एक प्रोफेशनल क्लास मैनेजर्स की बनी, वेर एडवोकेसी इन दिस थॉट्स फॉर साइकोलॉजिकल, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेर मेड। इसमें हर एक कॉर्नर है, हर एक फील्ड है, वहाँ से लोगों को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। मैनेजमेंट गुरुज लाइक कुन्ज ओडोनिल, जॉर्ज आर टेरी हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट्स, और ये सब लोगों ने मिलके मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट बनाया। मोरओवर पीटर एफ ड्रुकर, विलियम आउची एंड सी के प्रहलाद हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट। तो ये सारे लोगों ने एक नया अप्रोच दिया, दैट वॉज कॉल्ड थॉट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. I hope you all understand. Now we will see, today we have learned the importance and the thoughts of management. Next we will be doing in the next section. Thank you.